तो अब तक हम देख चुके हैं कि पहली मीटिंग कब होती है। तो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर 1946। अब पहली मीटिंग होती है। फिर इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को, डेट इज़ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, जे एल नेहरू, वो एक प्रस्ताव या फिर रेजोल्यूशन जो है वो प्रस्तावित करते हैं। अब सबसे पहली बात ये यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये प्रस्ताव प्रस्तावित करना या फिर रेजोल्यूशन मूव करने का मतलब क्या होता है। तो मान लो जैसे कि यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और इनके वेरियस सीट्स पर बैठे हैं, ये ठीक ऐसे ही बैठते हैं और यहाँ पर हमारे अध्यक्ष ही बैठे हैं। तो ये एक यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा होगा, ये अपने जो विचार हैं उसके ये कहेगा कि हम एक प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, एक हम अपनी बात रख रहे हैं। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो आप लोग इस बात पर हाँ या ना कह सकते हैं। तो ये पहले अपना प्रस्ताव पारित करते हैं, उसको नाम देते हैं ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कौन सा प्रस्ताव? ऑब्जेक्टिव वाला प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्ताव। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, पर हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य वाला प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हम इससे क्या अचीव करेंगे, क्या इसके उद्देश्य होंगे। तो ये प्रस्ताव मूव किया जाता है या फिर संविधान सभा में लाया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। और इसको 22 जनवरी कब 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है, मतलब अपनाया जाता है या लागू कर लिया जाता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता क्या है। हमारे संविधान में जो प्रियम्बल दिया गया है, तो जो संविधान में प्रियम्बल दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही लिया गया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोले तो उद्देश्य का संकल्प, और इसे बोलते हैं प्रस्तावना, ठीक। तो हम 13 दिसंबर 1946 पे थे, तो इस दिन क्या कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? उद्देश्य का प्रस्ताव, ठीक है। पर क्या हुआ कि ये जो बॉडी थी जिसे हम, ये जो सभा थी हमारी संविधान सभा, ये इसके और भी कई मकसद थे या फिर और भी कई काम थे। तो उसमें से एक काम ये था कि ये साथ साथ में कानून तो बना रही थी, दैट इट वाज मेकिंग लॉज। तो कानून तो साथ साथ में बना रही थी, संविधान ही बना रही थी, लेकिन इसका दूसरा काम ये भी था कि ये पहला पार्लियामेंट भी बन जाता है, फर्स्ट संसद बनती है किसकी? अपने देश की। ये जो लोग थे यही लोग फर्स्ट संसद है, मतलब ये लोग हमारे देश के लिए साथ साथ में देश को चला भी रहे थे नए नए कानून बनाकर। ब्रिटिश अभी भी थे, अंग्रेज थे, लेकिन यही लोग साथ में नए कानून बना रहे थे। और इसमें हमें ये पावर थी, पूरी शक्ति हमें दी थी ब्रिटिशर ने, कि जो संविधान सभा के लिए जितने भी लोग थे, इनके पास, इस संविधान सभा के पास या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास पावर थी कि जो ब्रिटिश के नियम थे, जब वैन द ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, देवर रूलिंग, तो इन्होंने जो भी नियम या कानून बनाए थे, लॉज थे जो इनके, उनको हम पूरी तरह से बदल सकते थे या फिर रख सकते थे। वो किसके ऊपर था? हमारे संविधान सभा के मेंबर्स के ऊपर। ब्रिटिशर के नियम थे वो पूरी तरह से हम बदल भी सकते थे। इस सब के अलावा भी संविधान सभा ने और भी कई सारे फंक्शन किए, जैसे कि एक चीज़ होती थी जिसे बोलते हैं कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, ठीक है। एक चीज़ होती है कॉमनवेल्थ, नाम सुना है? कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। तो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप मतलब वो देश जो ब्रिटिशर्स के एक टाइम पे अंडर में थे, जिन पर ब्रिटिशर्स राज करते थे, उनका एक ग्रुप जो बना दिया था, उसको बोलते थे कॉमनवेल्थ, ठीक। तो संविधान सभा ने इस इस ग्रुप में भी सदस्यता के लिए हमें कहा कि हाँ ठीक है, हम इसकी सदस्यता ले लेंगे। और इसके साथ साथ संविधान सभा ने
22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडा, जिसे हम राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग जो है हमारा तिरंगा, उसको क्या करा था, अडॉप्ट किया था, लागू किया था कि हाँ हमारे देश में क्या होगा, हमारा देश का झंडा कैसा होगा, तिरंगा। ठीक, कब हुआ था ये, 22 जुलाई 1947। उससे पहले हमारा देश का झंडा था वो अलग था, जो कांग्रेस लिए घूमती थी, मतलब जब कांग्रेस जो है फ्रीडम स्ट्रगल कर रही थी तो झंडा हमारा अलग था, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं था, हमारा सुदर्शन चक्र नहीं था उस समय हमारे झंडे में, ये नहीं था, कुछ और था। ठीक, फिर 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1946 को, 1940 को, 1950 को हमने राष्ट्रगान, जिसे हम नेशनल एंथम बोलते हैं, नेशनल एंथम, ये हमने अपनाया था। और ये कौन है, हमारा राष्ट्रीय एंथम क्या है, जनगण मन। ये हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और 24 जनवरी 1950 को ही हमने राष्ट्रगीत अपनाया था, नेशनल सॉन्ग। और नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है, वंदे मातरम। फिर हमने इसी संविधान सभा ने इलेक्ट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का सबसे पहला राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इस संविधान सभा में टोटल के 11 सेशंस हुए। सेशंस का मतलब 11 दिन नहीं बैठे हम, ये डिफरेंस है। 11 दिन नहीं बैठे, सेशन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे लोग बुलाए गए और उनसे कहा अब सेशन चल रहा है, आज हम बैठेंगे, कल बैठेंगे, परसों, 3 महीने मान लो बैठे, और फिर कह दिया कि 3 महीने बाद अब छुट्टी कुछ दिन की, उसके बाद अगले दिन बैठेंगे। तो ये 3 महीने का जो टाइम पीरियड था वो एक सेशन कहलाया। तो 3 के 6 भी हो सकते हैं, या और भी ज़्यादा दिन हो सकते हैं, कम दिन हो सकते हैं, वो अलग बात है। तो इस तरह से हमारे संविधान सभा बनाने के लिए कितने सेशंस हुए थे, 11 सेशंस हुए थे। 11 दिन नहीं, 11 सेशन, जो कि कितने दिन चले थे वो, तो ये कितने दिन चले थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2000। इसको एक तरह से याद कर सकते हैं कि ये इस तरह से इस नंबर से याद कर सकते हैं, 2 11 18, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन चला था हमारा संविधान सभा। कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, 2 ईयर्स, 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो लगभग 3 साल में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, अब इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इस सब को जानने के बाद हम देखते हैं कि जो संविधान सभा बनी थी इसके कई सारे फंक्शंस थे, मतलब कई सारे काम करने होते थे इन्हें, कि कहीं पे ऐसा है कि जो कानून बनने हैं उसको लिखा जाए, जो भी हम नियम कानून या फिर जो भी हम प्रोविज़न्स उसके अंदर डाल रहे हैं। फिर एक होता था कि हम इन इन इस चीज़ से रिलेटेड, मान लो साइंस से रिलेटेड प्रोविज़न्स जो हैं, या फिर हमारे अलग अलग तरह के प्रोविज़न हो, उसके लिए क्या किया जाए। तो इस सब के लिए क्या करते थे हम लोग, ये लोग संविधान सभा में एक प्रोविज़न था कि इन लोगों ने कमेटी बना दी, कमेटी बोले थे, ग्रुप बना दिया कि ये वाली कमेटी ये चीज़ देखेगी, ये वाली कमेटी ये चीज़ देखेगी, और ये वाली कमेटी ये चीज़ देखेगी। तो 3 तरह की कमेटी बनती हैं। तो पहली कमेटी बनती है मेजर कमेटी, एक तरह की कमेटी होती है, उसका नाम होता है मेजर कमेटी, मतलब ये मुख्य कमेटी होती है। फिर दूसरी होती है माइनर कमेटी, मतलब छोटे मोटे काम चीज़ों को देखने के लिए ये बनाई जाती है। और फिर तीसरी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी मतलब इस संविधान जो हम बना रहे हैं, नए कानून कानून बना रहे हैं, इनको एक जगह कंपाइल करना, ड्राफ्ट करना, लिखना, और इसको किसकी शक्ल देना, एक किताब की शक्ल देना, एक बुक की शक्ल देना। ठीक है, तो इसको एक बनाना इस तरह से कि कौन सा कानून कहाँ रखा जाएगा, कौन सा आर्टिकल में क्या बैठेगा फिट, ये सब हम कहाँ पे, कौन सी कमेटी का काम था, ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी जो मसौदा तैयार करती है, हिंदी में अगर बोलें तो। ठीक है, तो मेजर कमेटी जो थी वो 8 थी, माइनर कमेटी 13 थी, और ड्राफ्ट कमेटी तो जाहिर सी बात है एक ही होगी। ठीक है, अब मेजर कमेटी और माइनर कमेटी अभी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में देखेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए ड्राफ्ट कमेटी। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ड्राफ्ट कमेटी। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ड्राफ्ट कमेटी।
कमेटी जो थी वो बनी थी, वो पहली जो थी वो ड्राफ्ट कमेटी के बारे में देख लेते हैं। तो ये बनती है 29 अगस्त 1947। तो कब बनाई जाती है? 29 अगस्त 1947 को ये संविधान सभा जो है ये कमेटी बनाती है। और इसमें इसको काम दिया जाता है कि ये जो भी हमने नियम कानून जो भी हमने बनाए हैं, इन सबको एक मसौदे में तैयार करो। मसौदा बोले तो एक किताब में एक फॉर्म में तैयार करो जो देश जिससे कि देश को ये उपलब्ध हो जाए। तो इस सबको एक किताब का फॉर्म बनाने के लिए इसको बनाए, इसमें लोग रखे गए थे। और इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स। कितने ग्रुप इस कमेटी में कितने लोग थे? 7। और 7 मेंबर्स में से इस 7 मेंबर्स का जो मेन मॉनिटर जिसे बोलते हैं हिंदी भाषा में, या फिर अध्यक्ष जो है, उन्हें बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसीलिए ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए इन्हें संविधान का पिता बोला जाता है, या फिर संविधान का बनाने वाले यही हैं। तो भीमराव अंबेडकर इसके जो ग्रुप जो हेड अध्यक्ष थे। और इसमें और जो लोग थे उनमें से नाम है एन गोपालस्वामी अय्यर। दूसरे हैं अल्लादी, सॉरी इट इज़ अयंगार, नॉट अय्यर, इट इज़ एन गोपालस्वामी अयंगार। फिर हैं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अगले हैं के एम मुंशी, ये होते हैं के एम मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। एन माधव राव और टी कृष्णमाचार्य, टी कृष्णमाचारी। बाद में ये लोग इन्हें रिप्लेस कर दिया था, मतलब ये हट गए थे बाद में। तो इनकी जगह कौन कौन आए थे? इनकी जगह ये आए थे बी एल मित्तर। इसकी जगह आए थे एन माधव राव की जगह आए थे बी एल मित्तर। और टी कृष्णमाचारी की जगह आए थे डी पी खैतान। ठीक है, ये 7 मेंबर्स थे। ये 7 मेंबर जो है मिलके एक संविधान को ड्राफ्ट करते हैं। और ये पहला ड्राफ्ट जो है वो फरवरी 1948 1948 में संविधान सभा के सामने एक पहला ड्राफ्ट, एक पहला मसौदा तैयार कर देते हैं। फिर जब इस पहला मसौदा तैयार कर देते हैं तो इसमें भी कुछ संविधान में कुछ जोड़ा जाता है, कुछ घटाया जाता है संविधान सभा के द्वारा। तो ये दूसरा मसौदा तैयार करते हैं जो ये पब्लिश करते हैं। पब्लिश मतलब लोगों के लिए लाते हैं, वो है 19 अक्टूबर 1948 में। ठीक है, तो 4 अक्टूबर फिर जो फाइनल ड्राफ्ट होता है आखिर में, जो जिसमें मतलब आखिरी ड्राफ्ट होता है जो फाइनल किया जाएगा, वो आता है 4 नवंबर 1948 में। जब ये पूरी किताब जिसे बोलते हैं एक संविधान बनकर 4 नवंबर 1948 में छप के तैयार होकर आ जाता है, तो फिर ये दिया जाता है किसको? संविधान सभा के मेंबर्स को। ये संविधान सभा के मेंबर अपने अपने घर ले जाते हैं, या फिर जैसे भी इनको मन होता है ये इसको क्या करते हैं, इसकी पहली रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग। किसके लिए? कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए फर्स्ट रीडिंग होती है संविधान सभा में। कब होती है? 4 नवंबर 1948 को ही। फिर फर्स्ट रीडिंग के बाद होती है सेकंड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग होती है, दोबारा पढ़ा जाता है संविधान इसको। तो सेकंड रीडिंग जो होती है दूसरी बार, वो शुरू होती है 15 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 को। अब और ये कब ख़त्म होती है? 17 अक्टूबर 1949। ओके, तो ये लगभग 1 साल तक ये लोग इसको रीडिंग करते हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। फिर थर्ड रीडिंग पढ़ते हैं दोबारा से। थर्ड रीडिंग इसमें कोई कानून ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, तो थर्ड रीडिंग स्टार्ट होती है, शुरू होती है 14 नवंबर 1949 को। और जब ये ख़त्म होती है 26 नवंबर 1949 को, उस दिन पर 26 नवंबर 1949 को सारे लोग संविधान पर साइन करते हैं। और ये संविधान सभा में ये पास हो जाता है, ये ड्राफ्ट मतलब ये किताब जो है, ये मसौदा जो है ये पास हो जाता है। और 26 नवंबर 1949 को सारे मेंबर, उस समय कितने मेंबर प्रेजेंट होते हैं? 284 मेंबर उस पर जब साइन करते हैं संविधान पे, और ये हमारे देश का संविधान बन के तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ तैयार हो जाता है कब? 26 नवंबर 1949 को।
जो कि आज के दिन हम 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस ही मनाते हैं। तो ये उस दिन बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन ये लागू नहीं होता है। लागू मतलब देश के लोगों पर अभी लागू नहीं होता है कि तुम ये वाले नियम कानून या फिर ये वाले प्रोविजंस को अपने ऊपर लागू करोगे, तुम्हारे ऊपर ये वाले नियम कानून चलेंगे। अभी भी हम अंग्रेजों वाले नियम कानून ही चला रहे थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 वगैरह वगैरह चल रहे थे। तो लेकिन इसके कुछ कुछ पार्ट्स, कुछ मुख्य पार्ट जो हैं वो लागू कर दिए जाते हैं 26 नवंबर 1949 को ही। और उनमें से जो हैं वो कुछ पार्ट कौन कौन से होते हैं, सिटीजनशिप के बारे में, मतलब हम देश कौन कौन से लोग हमारे देश के नागरिक होंगे, ये बात जो है संविधान में जहाँ लिखी हुई है वो चीज़ लागू हो जाती है। ऐसे ही इलेक्शंस कैसे होंगे ये लागू हो जाता है। और भी कई सारी चीज़ें, कई सारे प्रोविजंस, कई सारे नियम कानून जो हैं लागू हो जाते हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान जो है पूरी तरीके से लागू होता है, वो तारीख है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को ही हम अपना गणतंत्र दिवस या फिर जिसे बोलें रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब रिपब्लिक डे का मतलब क्या हुआ कि हम अपने संविधान को अपने ऊपर हमने, मतलब हमारे देश में पूरी तरह से पूरा संविधान लागू हो गया और हम क्या बन गए, एक रिपब्लिक। क्या बन गए हम? किस तरह की हमारी पॉलिटी हो गई? पॉलिटी मैंने बताई थी कि पॉलिटी होती है कि मोनार्की हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक रिपब्लिक हो गया, या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। तो हम क्या बन गए? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में देखें तो रिपब्लिक का मतलब वो होता है एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर जो गवर्नमेंट या फिर तुम्हारी सरकार का जो हेड है, मुखिया है, वो किसी जन्म से, मतलब राजा का बेटा राजा बन के ना आए, और वो चुना हुआ हो, लोगों के द्वारा सिलेक्ट ना हो, इलेक्ट करके आए हो, मतलब वोटिंग करके आज चुना गया हो, ना कि किसी अलग प्रोविज़न के या फिर किसी स्पेशल ट्रीटमेंट से चुना गया हो कि इसने इस राजघराने में जन्म लिया तो ये राष्ट्रपति हो गया। नहीं, वो चुन के आएगा, इलेक्ट होके आएगा वोटिंग के साथ। तो उसको क्या बोलते हैं, उस तरह के देश को, उस तरह की व्यवस्था को हम बोलते हैं रिपब्लिक। तो हमारा देश 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हो गया। अब ये सवाल दिमाग में आएगा कि हमने 26 जनवरी 1950 का ही दिन क्यों चुना। हम 26 नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, कितने दिन हो गए, तो हमने 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना? 26 जनवरी का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि 19 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 19 दिसंबर 1929 को, ठीक है, एक डिक्लेरेशन पास हुआ था। डिक्लेरेशन मतलब एक घोषणा हुई थी। किसने की थी? कांग्रेस पार्टी ने। और ये कहा था कि अब हम क्या लेंगे, पूर्ण स्वराज लेंगे अंग्रेज़ों से। हमें इससे नीचे कुछ बर्दाश्त ही नहीं है, पूरी आज़ादी हमें चाहिए, पूर्ण स्वराज लेंगे। तो और ये डिक्लेरेशन पास हुआ था, लेकिन यही डिक्लेरेशन हम 1930 तक, 1930 को आते आते जो कांग्रेस की अगली लाहौर सेशन थी, उसमें हमने लोगों को बताया कि अब हम पब्लिक को बताया। ये तो हमने कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन लोगों को बताया 1920 में कि हम जो है पूर्ण स्वराज से नीचे किसी को मानेंगे ही नहीं, अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। इसलिए 29 दिसंबर के दिन, 29 दिसंबर 1930 को हमने जो ये लोगों को बताया, तो 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को हमने ये बताया लोगों को। तो 26 जनवरी की जो तारीख थी, उसी दिन को हमने संविधान को लागू किया। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हटा दिया, रिपील कर दिया, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिससे हमें आज़ादी मिली थी, जिस कानून से अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी दी थी, हमने वो कानून भी हटा दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हटा दिया, और हमारा अब अपना खुद का देश, जिसे हम रिपब्लिक कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, लोकतांत्रिक गणतंत्र बना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। और फिर बाकी के हम आगे के लेक्चर में अब देखेंगे कि कौन कौन से संविधान के कौन कौन से हिस्से
कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। फिर आगे जाके हम देखेंगे संविधान कैसे कैसे आगे बढ़ता है, कौन कौन से प्रोविज़न्स हैं इसमें, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट माने तो जो संविधान है, ये संविधान हमारी ये बुक है, इसका एक सिंबल भी है। सिंबल मतलब इसका एक चिन्ह भी है कि एलिफेंट जो है, इसके एक चिन्ह है कि हाथी जो है, हाथी की एक सील जो है, इस पर हाथी बना हुआ है, ये किसका चिन्ह है? संविधान का, ठीक है, संविधान सभा का। तो संविधान सभा का चिन्ह क्या है? एलिफेंट। ये क्वेश्चन आते हैं। और लीगल एडवाइज़र बी एन राव जो थे, वो लीगल एडवाइज़र थे। लीगल मतलब जगह जगह के कानून के बारे में हमें हमारी संविधान सभा को एडवाइस करते थे, सलाह देते थे, ठीक है। हमारे सेक्रेटरी थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके सेक्रेटरी थे हमारे HVR अयंगार। यहीं पे लिख देते हैं, अच्छा यहाँ पर ही लिखते हैं, शुरू से लिखते हैं कि एलिफेंट क्या था, वो किसका सिंबल था? एलिफेंट मतलब हाथी। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, संविधान सभा का सिंबल था, ठीक। फिर BN राव जो थे, BN राव, वो हमारे संविधान सभा के लीगल एडवाइज़र हैं, लीगल एडवाइज़र थे। और HVR अयंगार, अयंगार ये सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी किसके हैं? संविधान सभा के सेक्रेटरी हैं। SN मुखर्जी थे। SN मुखर्जी जो हैं वो चीफ ड्राफ्टमैन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के जो मुख्य ड्राफ्टमैन, ड्राफ्ट, चीफ ड्राफ्टमैन, चीफ मतलब मुख्य। कमेटी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन सी कमेटी? मसौदा तैयार करने वाली कमेटी, जिसे बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी। लेकिन उसको जो ड्राफ्ट करने के चीफ ड्राफ्टमैन जो थे, उनका नाम था SN मुखर्जी, SN मुखर्जी।